हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लासेस ये लाइट बेस्ड रहेगी। इससे रिलेटेड पहले मैंने एक क्लास अपलोड कर दिया हूँ जिसमें मैंने प्रकाश का प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है और प्रकाश किस प्रकार के सोर्स से आता है, ये सारी चीजें मैंने पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आप लोग इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखे हो तो इससे पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा। और आज हम प्रकाश के बारे में और विस्तृत जानेंगे। ये वाली जो क्लासेस रहेगी ये सारी प्रकाश की थ्योरी बेस्ड क्लासेस रहेगी और इसके बाद और एक क्लासेस अपलोड करूंगा जिसमें जितने भी प्रकाश से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे उससे हम इजीली वन बाय वन सारा चीज डील करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने देख लीजिएगा हमने क्या क्या पढ़ ली, मैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश। ठीक है, प्रकाश, प्रकाश लाइट, लाइट। ठीक है, प्रकाश बोले तो लाइट। लाइट क्या होता है? प्रकाश, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा सा जानकारी दे दूं तो प्रकाश जो होता है एक प्रकार की एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि हमारे डुअल नेचर रखती है। कैसा नेचर रखती है? डुअल नेचर रखती है। डुअल नेचर बोले तो द्विप्रकृति। द्विप्रकृति मतलब एक प्रकार रखती है पार्टिकल नेचर, एक रखती है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और एक रखती है हमारे पास वेव नेचर। ठीक है, वेव नेचर। ठीक है, तो लाइट क्या है? एक प्रकार से एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है जो कि डुअल नेचर रखती है। कैसा? एक पार्टिकल नेचर बोले तो कण प्रकृति और एक वेव नेचर, वेव नेचर तरंग प्रकृति। ठीक है, और तरंग भी हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांसवर्ब, एक होती है ट्रांसवर्ब और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, एक होती है ट्रांसवर्ब, इसको बोलते हैं ये कण प्रकृति बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे तरंग प्रकृति। ठीक है, तरंग प्रकृति। ट्रांसवर्ब बोले तो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, और ये होती है अनुदैर्घ्य। ठीक है, अनुदैर्घ्य। ये जो लॉन्गिट्यूडनल है इसमें ये इस वेव में साउंड ट्रेवल करता है और इसमें लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, थर्ड की डुअल नेचर रखता है और इस पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था सबसे पहले न्यूटन ने। इसने बताया था, न्यूटन ने, है ना। और इस वेव के नेचर के बारे में बताया था, ये वेव नेचर के बारे में बताया था किसने? हाइगेंस ने। किसने बताया था? हाइगेंस ने। ठीक है, अब ये हो गया, ये हमेशा सीधी रेखा में गति करता है ना, सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। कैसे? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? गति करती है। ठीक है, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है जो कि डुअल नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, ये कौन से वेव में गमन करती है? तो बोलोगे ट्रांसवर्बर में। ठीक है, अगर ये बोलूंगा कैसी रेखा में गति करता है तो सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, और जो लाइट की स्पीड है, किसकी स्पीड है? लाइट की स्पीड है, प्रकाश की, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति। तो सबसे पहले प्रकाश की गति यदि हम वैक्यूम में देखेंगे, किसमें? वैक्यूम में। वैक्यूम बोले तो खाली जगह में। ठीक है, ये सब मैंने पहले बता दिया हूं इसलिए मैं थोड़ा सा इसको चलेगा। तो सबसे पहले मैं प्रकाश की गति दिखा देता हूं, प्रकाश की गति या स्पीड। ठीक है, प्रकाश की गति या स्पीड। तो सबसे पहले वैक्यूम में, सबसे पहले मतलब निर्वात में देखते हैं। निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अभी पहला। दूसरा देखते हैं इसको हम लोग किसमें? वायु में देख लेते हैं। किसमें देख लेते हैं? वायु, वायु या एयर में, एयर या वायु में। वायु में वही 2.99 ठीक है 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और यदि मैं इसी में थर्ड में देखूं तो सबसे पहले हमने देखे वैक्यूम में, खाली निर्वात में, उसके बाद एयर में देखे तो ये स्पीड है इसकी। ठीक है,
और यदि हम इसको देखते हैं फिर वाटर में, किसमें, वाटर में, वाटर बोले तो पानी में, है ना, पानी में देखते हैं तो इसकी जो स्पीड आती है 2.25 करेक्ट है बिल्कुल, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और यदि मैं इसके फोर्थ नंबर की बात करूं और किसमें देख लेते हैं, कांच में देखते हैं, किसमें देखते हैं, कांच या ग्लास में देखते हैं, कांच या ग्लास में देखते हैं, कांच या ग्लास में देखते हैं, तो इसकी बनती है 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं। अब टारपीन के ऑयल में देख लेते हैं, टारपीन के ऑयल में, टारपीन ऑयल में या तेल में कितना होता है भाई, टारपीन ऑयल में होता है 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको देखो हम देख रहे हैं प्रकाश की गति, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की गति या लाइट ऑफ स्पीड डिफरेंट फॉलोइंग मीडियम में। तो सबसे पहले आप लोग को देखो यहाँ पे 10⁸ मीटर पर सेकंड सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, देखो 10⁸ मीटर प्रति सेकंड सेम ही है। बस आपको यह याद करना है कि भाई ये 3 है, खाली जगह है, सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी उसमें वायु आ गया तो थोड़ा सा इससे कम, तो मतलब 2.99, ठीक है। उसके बाद यदि वाटर में देखेंगे तो उससे थोड़ा और कम रहेगा, तो 2.25। और यदि मैं इसमें देखूंगा ग्लास में तो सॉलिड में आ जाता तो 2 हो जाएगा, और यदि मैं टारपीन के ऑयल में देखूंगा तो 2.04, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी प्रकाश की स्पीड, क्या हो गई ये प्रकाश की स्पीड, ठीक है। यह है प्रकाश की गति विभिन्न मीडियम में, है ना, ये जरूर याद कर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी इसकी जब अपवर्तनांक निकालोगे, है ना। चलेगा, तो सबसे पहले हमने देखे थे प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। दूसरा देखे थे हम लोगों ने प्रकाश का प्रकाशी सोर्स, क्या देखे थे, प्रकाशी सोर्स या स्रोत, प्रकाशी स्रोत या सोर्स, ठीक है। तीसरा देखे थे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। उसके बाद हमने कितने नंबर, 4th नंबर पे देखे थे प्रकाश का परावर्तन की जगह अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग क्रांतिक कोण, क्या देखेंगे, क्रांतिक कोण। उसके बाद देखेंगे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद देखेंगे हम लोग विवर्तन। चल, विवर्तन से पहले हम देख लेते हैं वर्ण विक्षेपण, क्या देख लेंगे, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे देखेंगे प्रकीर्णन, और उसके बाद 9 नंबर पे देखेंगे विवर्तन, क्या देखेंगे, विवर्तन, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद इधर पे हम देखेंगे, यहां पर बात कर ले हम लोग, तो ये विवर्तन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इधर 3 नंबर पे दर्पण, ठीक है। दर्पण में दोनों प्रकार का उत्तल अवतल समतल है ना, दोनों, एक स्फेरिकल मिरर और एक समतल मिरर, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लेंस, क्या पढ़ेंगे, लेंस, यहीं पर देख लेंगे, इधर ही कहीं 10th नंबर पे अपवर्तनांक भी तो निकालना सिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। 13 में हो जाएगा, लेंस हो गया। यहीं पर आवर्धन क्षमता भी देख लेंगे हम लोग, आवर्धन क्षमता, चाहे लेंस की हो चाहे दर्पण की हो। फिर पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो भी रहेगा, हाँ इसमें और एक देख लेते हैं, क्या, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चिन्ह परिपाटी, ठीक है, चिन्ह परिपाटी। और उसके बाद फिर दर्पण सूत्र के माध्यम से, दर्पण सूत्र के माध्यम से न्यूमेरिकल बनाएंगे, लेंस के माध्यम से बनाएंगे, हमारे पास अपवर्तनांक निकालने के लिए बनाएंगे,
आवर्धन क्षमता देखेंगे, आवर्धन क्षमता के लिए बनाएंगे। इसमें स्नेल का नियम भी पढ़ लेंगे हम लोग, स्नेल का नियम पढ़ लेंगे, अपवर्तनांक कैसे निकालते वो भी देख लेंगे, ठीक है। पावर ऑफ लेंस भी देख लेंगे, पावर ऑफ लेंस। इन सबका अपन क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल। इनका सबका क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल। तो इतनी चीजें हैं। तो हम लोग ने सबसे पहले प्रकाश पढ़ लिए थे, प्रकाश के स्रोत देख लिए थे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए थे, इसके मैंने न्यूमेरिकल को भी थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे। तो प्रकाश का अपवर्तन, ये जो प्रकाश का अपवर्तन है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, और फिर उसके बाद में प्रकाश के अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, और फिर होता है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन इसी को लेकर चलता हूँ, ठीक है। मैंने आपको अभी बता दिया हूं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो खुद तो दिखाई नहीं देती लेकिन दूसरों को देखने में हेल्प करती है। और प्रकाश के सोर्स भी बता दिया था। प्रकाश के सोर्स होता है 5 प्रकार से, आपने देखे थे, एक ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, है ना, और एक ऑप्टिक, ठीक है। ये पूरे प्रकार से देख लेते 5। और प्रकाश किस टाइप से वेव में नेचर, किस टाइप की वेव नेचर रखता है, या किस टाइप से वेव में मोशन करता है या ट्रेवल करता है, तो आप बोलोगे ट्रांसवर्मर में, है ना, अनुप्रस्थ में, ठीक है। मैंने प्रकाश की स्पीड बता दिया कहां कहां किस टाइप से होती है, ठीक है। इस डुअल नेचर रखता है, एक पार्टिकल नेचर और एक कौन सा नेचर रखता है आपके पास प्रकाश, एक डुअल नेचर में एक प्रकाश तुम्हारा वेव नेचर रखता है और एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर के बारे में बताया था हाइगेंस ने, और जो पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था न्यूटन ने, ठीक है, 16 छात्र में, ठीक है। आप देखिएगा प्रकाशी स्रोत के बारे में मैंने बता दिया, 5 प्रकार से आपको मैं बता दिया हूं, ठीक है। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश के परावर्तन को मैंने वैसे तो पढ़ा दिया हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब देखिएगा प्रकाश का अपवर्तन। वैसे मैंने प्रकाश का अपवर्तन भी बता दिया हूं, लेकिन मैं प्रकाश के अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। ये देखिएगा क्या होता है जब कोई, ये आपकी सतह है, ये पॉलिश सतह है, ये पॉलिश सतह है, तो क्या होता है जब प्रकाश की किरण, देखो मैं भी आपको बता रहा हूँ अपवर्तन, क्या बता रहा हूँ अपवर्तन। इसको आप मान लीजिएगा ये हमारा नॉर्मल है, ये क्या है, ये सतह है, ये क्या है, ये सतह है, ये चिकनी सतह है, और ये क्या है हमारे पास नॉर्मल है, क्या है ये नॉर्मल है। नॉर्मल बोले तो अभिलंब है, क्या है ये अभिलंब है ना। अब देखिएगा मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं इसको, इसमें 2 कंडीशन देखने को मिलेगी, एक तो विरल से सघन की ओर, एक तो विरल से सघन की ओर, और एक देखने को मिलेगी आपको, ये फर्स्ट कंडीशन होगी विरल से सघन की ओर, और एक देखने को मिलेगी आपको सघन से विरल की ओर, सघन से विरल की ओर, ठीक है, सघन से विरल की ओर, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये देख लीजिएगा। क्या होता है कि मान लीजिए कोई चीजें बहुत कण, जब कोई कण पास में रहता है तो ये हो जाता है सघन, क्या हो जाता है सघन। जब कोई पास में रहता है तो सघन, और कोई कण दूर रहता है तो उसको बोलते हैं विरल, क्या बोलते हैं इसको विरल, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंडेंस, और इसको बोलते हैं रेयरर, ठीक है, या डेंस बोल सकते हैं इसको, क्या बोलोगे डेंस, या इसको रेयरर, ठीक है, रेयरर, इस टाइप से। तो मान लीजिएगा ये वायु है, क्या है ये वायु है ना, और ये क्या है तुम्हारे पास पानी है, क्या है ये पानी बोले तो वाटर। तो जब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी, ऐसी प्रकाश की किरण आएगी तो उसको जाना कैसा था, ऐसा, है ना, जाना कैसा था ऐसा। लेकिन ये क्या है, ये विरल माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है विरल, और ये कौन सा माध्यम है सघन है। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कण जब पास में नहीं थी तो किरण एकदम सीधी आ रही थी, है ना। जब ये कण पास में नहीं थे तो ये रेखा कैसे, मतलब जो किरण आ रही थी वो कैसे आ रही थी, प्रकाश किरण सीधी आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो कण पास में आने लग गए तो क्या हो जाएगा, टकराने लग जाएगा। तो ये ऐसा ना जाते हुए ये हल्की सी क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो बोलते हैं जब प्रकाश की किरण किसी, मतलब जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो एक तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या दूर हट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या बोल सकते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें 2 कंडीशन बनती है, एक तो विरल से सघन की ओर और एक बनेगी आपकी सघन से विरल की ओर। तो विरल से सघन की ओर देख लीजिएगा या सघन से विरल की ओर, क्या मान लीजिए, यही ले लो, ये तुम्हारी सतह है,
ये तुम्हारी चिकनी सतह है और यहीं पर तुम्हारा नॉर्मल है। क्या है ये? नॉर्मल है या अभिलंब है। ठीक है, तो ये आपका सघन माध्यम है। क्या है? सघन है। और ये क्या है तुम्हारे पास? विरल है। ठीक है, तो क्या होगा, ये प्रकाश की किरण जब ऐसी आ रही है तो उसको जाना ऐसा था, है ना, लेकिन क्या होता है यहाँ पर कण बहुत पास पास में थे, है ना, सघन थे, तो ये क्या होती है, ऐसी जा रही थी, लेकिन जैसे ही विरल आया तो कैसे हो जाएगी, अभिलंब से थोड़ी दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। इसमें दो कंडीशन मैंने आपको बता दिया हूं। अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है वो बताता हूं आप लोग को। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऐसा वन बाय वन, टेंशन मत लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया हूं कि क्या क्या पढ़ना है हमको। अभी तक किसी को अगर प्रकाश समझ नहीं आया होगा तो आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, आपको प्रकाश से रिलेटेड कोई भी ऐसी छोटी छोटी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये मास्टर क्लास है आपके लिए, है ना। यदि आपको न्यूमेरिकल भी बनाना है तो ऐसे ही बना लोगे, जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि इतना इजी भी हो सकता है ना। इसका जब चिन्ह परिपाटी करूंगा तो आप लोगों ने जैसे 10th क्लास में पढ़े होंगे, आगे पढ़े होंगे, तो वहां पर नहीं समझ भी आया होगा, तो यहाँ देख लीजिएगा किस टाइप से मैं आपको मिरर्स रूल्स, इनकी जो लेंस में किस टाइप से रूल्स फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें अगर छोटे रूल्स को अगर आप लोगों ने फॉलो कर ली तो ऑटोमेटिकली पूरा प्रकाश समझ आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल देखो अपवर्तन की, अपवर्तन के एग्जांपल, अपवर्तन के उदाहरण। तो सबसे पहले आपने देखे होंगे क्या, एक कोई पानी में डूबा कोई सिक्का है ना, या कोई भी बर्तन में अपना का सिक्का रखे तो ऊपर उठाई दिखा देता है ना। बर्तन में रखा सिक्का हल्का ऊपर उठाई देता है। ठीक है, उठा हुआ दिखाई देता है, पहला। दूसरा पॉइंट, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा देखिएगा कि सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय से, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त से, सूर्योदय ऐसा लिखना पड़ेगा, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के कुछ देर बाद सूर्य का दिखाई देना, सूर्य का दिखाई देना। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट, मछली जो है, मछली है ना, मछली, मछली जो है वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देना, है ना। मछली वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देना, है ना। और फोर्थ होता है तुम्हारे पास तारों का टिमटिमाना भी ले लो, तारों का टिमटिमाना। और भी है वो, पानी में रखी पेंसिल, मूड़ी दिखाई देना, मूड़ी दिखाई देना। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, बर्तन में रखा सिक्का हल्का ऊपर उठाई दिखा देता है। मान के चलो अगर आपने ऐसे कोई पात्र ले लियो या बाल्टी ले लियो ऐसे, है ना, ये बाल्टी है ना, ये बाल्टी है, और इस बाल्टी में आपने यहाँ सिक्का रखे हो, है ना। ये सिक्का हल्का सा आपको ऊपर दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि आपने जहां से देखे थे ये विरल माध्यम था। कौन सा माध्यम था? विरल माध्यम था। तो आपको पता है कि प्रकाश ऐसा जाएगा, है ना, जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब ये सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, बाल्टी में पानी है, बकेट में पानी है, तो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाएगा, जिस कारण से सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ दिखाई देता है। ठीक है, समझ आया?
ये हो गया बाल्टी। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त का समय देखिएगा, समझ लीजिए सूर्य ये है आपके पास, ये सूर्य है और यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है ना। सूर्य बड़ा रहता है ऐसे, तो ये सूर्य है, क्या है, सूर्य है, सन है, और क्या है आपके पास, पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी की किरण ऐसे जाना चाहिए। मतलब देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे क्या है, वातावरण है ना, यहाँ पर बहुत सारी गैसेस हैं। ये गैसेस के कारण क्या होता है, ये रहता यहाँ पर है लेकिन दिखता यहाँ पर है। उसी प्रकार से जाते समय भी वैसा ही रहता यहाँ पर है, दिखता यहाँ पर है। तो ये किस कारण से होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मछली वास्तविक ऊपर उठाई दिखाई देती है, जब आप किसी को मछली को मारते हो निशान लगा के, लेकिन आप ये पकड़ने में जा रहे तो पकड़ाते नहीं, क्यों, क्योंकि मछली जो रहती है एक्चुअल में नीचे रहती है, आपको थोड़ी सी ऊपर दिखाते हैं, ऊपर पकड़ते हो आप पानी में, ऐसे नहीं पकड़ा पाती है। ठीक है, पानी में रखी पेंसिल भी देखना हल्का सा, आपने मान के चलो ये ग्लास है, ये ग्लास है, ये बीकर है, अब इसमें आपने पेंसिल रखा तो हल्का सा पेंसिल जब रखोगे तो ऐसी, लेकिन वो ऐसे दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि अपवर्तन के कारण, क्योंकि ये विरल माध्यम है, विरल सब सागर माध्यम में देते हैं। ये है प्रकाश के अपवर्तन का कुछ उदाहरण। ठीक है, चलेगा, अब आगे देखते हैं। मैं किसी चीज का थोड़ा अपवर्तनांक भी आपको लिखवा देता हूं ताकि आप इसको याद कर सको। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तनांक पूछते हैं, है ना, इसका कितना अपवर्तनांक होता है डायरेक्टली पूछते हैं, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूं आपको। ठीक है, वैसे अपवर्तनांक निकालने के भी इसके रूल्स हैं, है ना। इसके लिए मैं अपवर्तनांक निकालने के लिए आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा वैसे तो। देखिए क्या होता है, अपवर्तनांक जब भी निकालते हैं हम लोग, है ना, अपवर्तनांक निकालते हैं, अपवर्तनांक निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये म्यू होता है बराबर सी अपॉन वी होता है। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वी। यहाँ पर ये जो म्यू होता है ये होता है प्रकाश का अपवर्तनांक, है ना। ठीक है, अपवर्तनांक, और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन किसमें, वैक्यूम में, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, ये प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल। उसी प्रकार से ये जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन, ये किसमें, मीडियम में, किसमें, मीडियम में। ठीक है, या माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, जब भी आपको निकालना रहा तो आप निकाल लीजिएगा। आपको पता है वैक्यूम में कितनी होती है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ और मान लीजिए किसी में और में, मान के चलो वाटर में ले लिया आपने, है ना, या एयर में ले लिए तो क्या होती है, एयर में ले लिए तो 2.99, है ना, 2.99 × 10⁻⁴ कितना हो जाता है, 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या निकालेगा, अपवर्तनांक। ठीक है, मतलब अपवर्तनांक क्या होता है, जब हम किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो कितना अपवर्तित होती है, उसी को उसको क्या बोलते हैं, उसका अपवर्तनांक। ठीक है, इसलिए इसको निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, ये स्टेप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं कुछ अपवर्तनांक आपको पहले ही आपको याद करवा देता हूँ या लिखवा देता हूँ जिससे आप लोग को पता रहे। ठीक है, तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो आप बोल दोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जितना वो अपवर्तित होती है उसी को उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। जो म्यू क्या होता है आपका अपवर्तनांक होता है, सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड जो वी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई भी माध्यम हो सकता है, चाहे ग्लास हो सकता है ना, चाहे वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मैं कुछ आपको मैं याद करवा देता हूँ या कुछ लिखा देता हूँ ताकि आपको ये डाटा तो आपको पता रहे लगभग। ठीक है, जैसे आपके पास है एयर का, है ना, एयर का देखो, अब आकर देखो थोड़ा सा एयर का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, एयर मतलब वायु का, इसका होता है 1.003 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, फिर कुछ वाटर का देख लीजिएगा, वाटर का होता है 1.33
ये मैं आपको जो डाटा दे रहा हूँ ये आपको याद करने के लिए है, जो कि आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम अपवर्तनांक निकालना, दो चीजों को आपको अपवर्तनांक देंगे। पहले मान के चलो कोई वैक्यूम का निकालना है, कोई मीडियम दे देगा, है ना, मीडियम दे देगा, मान के चलो वाटर दे दिया है, तो आपको इसमें म्यू इज इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा, सी अपन वी। और आपको यहाँ पर पहले तो वैक्यूम का लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि वैक्यूम का क्या होता है, लाइट की स्पीड क्या होती है ना, तो लाइट की स्पीड क्या होती है आपको पता है। स्पीड ऑफ वाटर में लाइट की स्पीड क्या होती है, ये मैंने इससे पहले लिखा हूं। और इसी प्रकार से मैंने आपको हवाओं में, वायु में किस टाइप से लाइट की स्पीड होती है मैंने बता दिया। जैसे मान के चलो आपके पास निर्वात में बताया था आपको मैंने, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸8। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने आपको किसमें बताया था, वायु में। किसमें बताया था, वायु में कितनी होती है, 2.99 × 10⁸8। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था वाटर में। किसमें बताया था, वाटर बोले तो पानी में कितनी होती है, 2.25 × 10⁸8। उसी प्रकार से मैंने आपको कांच में बताया था। किसमें बताया था, कांच में बताया था। कितना बताया था, 2 × 10⁸8। और उसी प्रकार से आपको तारपीन के तेल में बताया था, तारपीन में बताया था कितना, 2.04 × 10⁸8। ये आपको ये स्पीड रखना पड़ेगा। मतलब मान के चलो आपको जब भी लेना है तो आप म्यू इज इक्वल टू क्या रखोगे, सी अपॉन बी रखोगे। तो यहाँ जब भी अपवर्तनांक निकालोगे तो सी की वैल्यू क्या रखोगे आप लोग, सी बोले तो निर्वात में रखोगे, तो निर्वात में क्या रहेगा आपका, 3 × 10⁸8 रहेगा। और यहाँ जो बी रहेगा, ये बी किसी के साथ भी आप तुलना कर सकते हैं। मान के चलो आपको वायु में दे दिया है तो आप लिखोगे 2.99 × 10⁸8। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर अपवर्तनांक निकल जाएगा, जो कि अपवर्तनांक इस टाइप से निकलेगा। मैं इसको डायरेक्टली आपको अपवर्तनांक ही दे देता हूं कि भैया इसका अपवर्तनांक कितना होता है, लेकिन जब भी आप अपवर्तनांक निकालोगे तो इस टाइप से निकालोगे। ठीक है, चलेगा। तो मैं आपको कुछ और अपवर्तनांक देता हूं, जैसे ये आपके पास वाटर का हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास है ग्लास का। इसका ग्लास बोले तो कांच का। ग्लास का होता है तुम्हारे पास 1.50 निकालना कैसे मैंने आपको बता दिया। निकालना कैसा है आपको बता दिया, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी। मैं आपको बाद में ये न्यूमेरिकल करवाऊंगा, सारा न्यूमेरिकल करवाऊंगा लाइट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 4th नंबर में हमारे पास है डायमंड का। किसका, डायमंड का। डायमंड का देखेंगे, हीरा का देखेंगे तो हमारे पास है 2.42। यह है इसका अपवर्तनांक 2.42। जब भी हम किसी के कंपैरिजन करेंगे, तो हम किससे करेंगे, वैक्यूम से। किससे करेंगे, वैक्यूम से। ये डायमंड का हो गया, हीरा का हो गया। अब आइस का देखो, आइस बोले तो बर्फ का देखोगे तो आता है 1.31। ठीक है, एल्कोहल का देखो, एल्कोहल का देखोगे। ठीक है, एल्कोहल का देखो, एल्कोहल का कितना होता है 1.36। उसके बाद देखोगे आप केरोसिन का। किसका देखोगे, केरोसिन का। मैं मेनुअली जो भी अभी तक पूछा गया है वो सारा चीज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप जितनी आपकी इच्छा हो उतना याद कर लीजिएगा, जितना याद करेगा उतना आपका आप डेवलप होंगे। ठीक है, प्रकाश के बारे में उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ बनेगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। केरोसिन में हो गया 1.44। फ्यूज्ड क्वार्ट्ज में क्या होता है देख लीजिएगा, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज में होता है 1.46। और क्राउन ग्लास में, इसमें क्राउन ग्लास में होता है हमारे पास 1.52। और हमारे पास रॉक सॉल्ट है ना, रॉक सॉल्ट में होता है हमारे पास 1.54। ठीक है, 1.54। ठीक है, उसके बाद है बेंजीन में भी देख लो, बेंजीन में होता है हमारे पास 1.50। बेंजीन में कितना होता है 1.50। कार्बन डाइसल्फाइड में देख लीजिएगा, कार्बन डाइसल्फाइड में कितना होता है हमारे पास 1.63। ठीक है, और एक ले लीजिएगा डेंस प्लिंट ग्लास में, देख लीजिएगा डेंस प्लिंट ग्लास कितना होता है इसका 1.65।
और कनाडा बैल्सम में देख लीजिएगा, कनाडा बैल्सम इसका हो जाता है हमारे पास 1.53। ये आपके पास कुछ अपवर्तनांक है, क्या है, कुछ उदाहरण है अपवर्तनांक की, इसको आप याद कर लीजिएगा। अपवर्तनांक के, है ना, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं, पर इतना तो भी ठीक है। वैसे तो आपको एयर का पता ही 1.003 होता है, वाटर का भी पता है 1.33 होता है, ठीक है, 1.33, ग्लास का 1.50, डायमंड का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, एक तो वाटर का, डायमंड का, और मैक्सिमम टाइम में मैंने बेंजीन का भी सुना हूं 1.50, ठीक है। और आपको कभी कभी बर्फ का पूछता है, आइस का, ठीक है, एल्कोहल का पूछेगा तो 1.36, ठीक है। कभी कभी आपको रॉक साल्ट का पूछ सकता है 1.54। तो इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन आप 1-2 बार इसको जरूर कोशिश करिए, तो हो जाएगा, है ना। अपने टिप्स पे रखिएगा इसको, अगर होता होगा तो ये सारे क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब मैं आगे बढ़ जाऊं, यहां तक इसको आप राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से, हाँ? चलिए अब देखते हैं हम क्रांतिक कोण, क्या देखेंगे हम लोग, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, ठीक है। कौन सा कोण देखेंगे हम लोग, क्रांतिक कोण, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रांतिक कोण क्या होता है देख लीजिए, ध्यान समझो क्या होता है। देखो अपवर्तन तो आपको समझ आ गया होगा कि जब कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी घटना का प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो ये अपवर्तन बेस ही रहेगा, ठीक है। क्या होता है, मान के चलो ये तुम्हारा एक कोई भी सरफेस ले लीजिए, यहाँ पर आपके पास ये अभिलंब है, क्या ये अभिलंब है, और मैंने यहाँ नीचे में रखा हूँ क्या, हाँ ठीक है, ये वाटर है, क्या ये वाटर है, ठीक है, क्या है हमारे पास, वाटर है। तो आप देखोगे ये क्या है इसका, मैं इधर से प्रकाश को डाल रहा हूं, इधर से डाल रहा हूं, इधर से, ये हो जाएगा आपतित किरण, और ये जो बिंदु होगा ये बोलेंगे इसको आपतन कोण, क्या बोलेंगे इसको, आपतन कोण, क्या बोलेंगे इसको, आपतन कोण। और यदि वो इधर से अगर प्रकाश निकल जा रहा है, ठीक है, ऐसा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन, नहीं, या फिर देखोगे तो इधर तो जाएगी नहीं, तो लेंस तोड़ के, है ना, यहां से ऐसा जा सकती है या ऐसा जा सकती है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, जब आपतन कोण, ये आपतन कोण है, इंसिडेंट कोण है, इंसिडेंट, है ना, ये आपतन कोण है, और जब कोई मैं प्रकाश की किरण आपतन कोण का मान इतना रख दूं, मतलब जब मैं कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में डालूंगा ना, तो जब मैं क्या करूंगा, आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दूंगा, इतना कर दूंगा कि ये परावर्तन कोण की, मतलब परावर्तन कोण ऐसे जाता है या परावर्तन ऐसे जाती, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, देखो विरल की जा रही है, ये सघन माध्यम है आपका, कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, अरे कौन सा माध्यम है, विरल। तो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किधर जा रही है, विरल माध्यम की ओर, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तो आपतन कोण का मान इतना हो जाता है कि परावर्तन कोण के 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। मतलब क्या होता है कि यहां से देखो ये हो गई आपतित किरण, अब इसको जाना था ऐसा, लेकिन ये परावर्तित होने के बाद ये ऐसे जाने लग गए भाई, तो ये कौन सा डिग्री का कोण बना ली इसने, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना ली, 90 डिग्री का। तो आप बोल सकते हो कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रांतिक कोण किसे कहेंगे, तो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्रांतिक सॉरी जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण का मान इतना हो जाता है कि परावर्तन कोण के 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। मतलब ये कोण और ये 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बोलो, क्रांतिक कोण। क्या होता है, क्रांतिक कोण, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको।
क्रांतिक कोण समझ आ गया आप लोग को? इसको अपन म्यू बराबर 1/sin c लेते हैं, क्या लेते हैं? साइन c। और यहाँ पर c जो होता है अपूर्णांक होता है, क्या होता है? क्रांतिक, सॉरी c हो जाए क्रिटिकल एंगल, क्या होता है? c इज इक्वल टू क्रांतिक कोण, क्या होता है? क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। c इज इक्वल टू क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब इससे अपूर्णांक भी निकाल सकते हो, ठीक है। मान के चलो किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, इसका अपूर्णांक क्या होगा? ठीक है, मान के चलो एक क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का, मान के चलो यहां क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण, क्या? क्रांतिक कोण 30 डिग्री दिया है, कितना दिया है? 30 डिग्री है, इसका अपूर्णांक कितना होगा? अपूर्णांक बताना है आपको, अपूर्णांक बताना है, ठीक है। क्या होगा तो आप देख लीजिएगा कैसा होगा। आप यहां पर रखिए म्यू इज इक्वल टू 1 और साइन 30 का, कितने का? 30 का। आपको पता है 30 बराबर कितना होता है? म्यू बराबर 1 साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है? 1/2। तो आपको पता है म्यू बराबर, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 2 × 1 और ये हो जाएगा 1, तो 2 × 2 और ये 1, कितना आ जाएगा? 2। इसका अपूर्णांक कितना आ गया? 2, ठीक है। तो अपूर्णांक कितना आ गया आपके पास? 2। ये स्टेप से निकालते हैं अगर वो एंगल दिया रहता है तो, ठीक है। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान इतना हो जाता है कि परावर्तन कोण के अपवर्तन कोण के 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को हम c से करते हैं। इसका अपवर्तनांक निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं 1/sin c या डिग्री ले लो, और आपको पता है कि sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। इस टाइप से हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया क्रांतिक कोण। होपफुली आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर सकते हो, बोल दीजिएगा। क्रांतिक कोण फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो प्रकाश की इसी घटना को क्रांतिक कोण कहते हैं, खत्म, ठीक है। अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या देखेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या होता है, ध्यान समझे, ठीक है। देखोगे चलेगा। आपको अभी मैंने बताया था कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। ये आपके पास कोई मीडियम है, ये सघन माध्यम था, ये आपका अविलंब है, प्रकाश की किरण में यहां से डाला तो ये 90 डिग्री होते हुए चले गए, मतलब आपतन कोण का मान कितना बढ़ा दिया था मैंने? इतना कर दिया था कि ये अपवर्तन कोण के या परावर्तन कोण के 90 डिग्री के बराबर हो गया था, ठीक है। लेकिन ये क्रांतिक कोण है। तो अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि मैं इस एंगल को इतना बढ़ा दूं, देखिएगा, इस जो आपतन कोण के जो एंगल को मैं इतना और थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, ये देखो ये विरल माध्यम है, कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। चलो अभी समझिएगा, यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये हमारे पास सघन माध्यम है, ठीक है। ये कौन सा माध्यम है हमारे पास? सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है ना, है। तो यहां से कोई मैं प्रकाश सघन माध्यम से कहां ले जा रहा हूँ? विरल माध्यम की ओर। किधर जा रहा हूँ? ये सघन है, तो क्या है हमारे पास? सघन है, और ये क्या है हमारे पास? विरल है, ठीक है। तो जब मैं प्रकाश की किरण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आपतन कोण, है ना। और इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। तो इस आपतन कोण का मान मैं देखो, ये अगर ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, मतलब 90 का बना रहा है, मतलब क्या है? ये क्रांतिक कोण है। तो मैं इस आपतन कोण का मान को इतना बढ़ा दूंगा, इतना और बढ़ा दूंगा कि भाई यहां देखो ये थीटा कोण से बनेगा, तो ये थीटा कोण के मान को और बढ़ा दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे नहीं जाती, ये इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है। समझ आया? ये ऐसा देखो,
ये एंगल अगर ऐसा रहता तो ये 90 का बना रहता, इसको क्रांतिक कोण बोलते हैं। अब मैं इस एंगल को थोड़ा सा और ऐसा बढ़ा देता हूँ तो ये ऐसा निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? तो मैंने आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण के मान से अधिक बढ़ा दिया गया है तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में किसी और माध्यम में जाते हुए उसी माध्यम में वापस आ जाती है। तो प्रकाश के इस गुण को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या बोलोगे? जब कोई लिख देता हूं थोड़ा सा, है ना, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, विरल माध्यम की ओर जाती है, विरल जाती है, तो आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाता है, मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाती है, अधिक हो जाता है, जिस कारण प्रकाश दूसरे माध्यम में जाते हैं में न जाते हैं उसी माध्यम में वापस आती है, उसी माध्यम में प्रवेश कर जाती है। प्रकाश की इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब यहां पर भी लिख लेना इसका क्रांतिक कोण क्या होता है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब मैं आपतन कोण का मान, भाई सघन माध्यम, कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करेगी तो आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दूंगा कि परावर्तन कोण के 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या? क्रांतिक कोण। ठीक है, हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कुछ एग्जाम्पल देखेगा, देखोगे? चलो देख लीजिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर देंगे तो भैया क्या हो जाएगा? प्रकाश किसी और माध्यम में न जाते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाता है पूरे की पूरी तरह, जिस कारण से प्रकाश का क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, इसी में देख लीजिएगा। सबसे पहले एग्जांपल देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, देखोगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, देख लो। सबसे पहले हीरा का चमकना, हीरा का चमकना, जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना ज्यादा चमकेगा। मैंने भी अपवर्तनांक बता दिया, 2.42 आया था हीरा का अपवर्तनांक, इसलिए ज्यादा चमकदार होता है। ठीक है, दूसरा, कांच में रखी कांच या फिर बोल सकते हैं पानी में रखी परख नली का चमकना। ठीक है, तीसरा पॉइंट, और क्या? ऑप्टिकल फाइबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे अच्छा एग्जांपल। ऑप्टिकल फाइबर एक वायर रहता है ना, जितना ये इंटरनेट कनेक्शन गया है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सिद्धांत पर ही काम कर रहा है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु बोलते हैं इसको, प्रकाशिक तंतु। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, चौथा और भी है, कांच का छोटा सा चटका हुआ जो भाग रहता है वो भी हीरे जैसे चमकता है ना। चटका, कांच का
टुकड़ा, टुकड़ा, ठीक है। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। हाँ, मरीचिका सुना होगा आपने, रेगिस्तान में मरीचिका, ठीक है, मरीचिका, इसको मृग मरीचिका बोल सकते हैं, मरीचिका, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक होता है एंडोस्कोप, सुनेंगे। इंटरनली हमारे शरीर के जितने भी अंदर के जो भी ऑर्गन्स को अगर हमको चेक करना है तो वो एंडोस्कोप के द्वारा चेक करते हैं, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, बोलो, एंडोस्कोप का। तो और इसमें किसका यूज होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ये लीजिएगा, आंतरिक ऑर्गन को चेक करने के लिए हम एंडोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। तो हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल। पानी में रखी प्रणाली का थोड़ा सा चमकना हुआ, वो भी हो गया। प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, है ना, ऑप्टिकल फाइबर। चटका कांच का टुकड़ा, ये भी है भाई साहब, चमकता है। रेगिस्तान का नगमरीचिका, ये भी भाई साहब, है ना, एंडोस्कोप। ये सब किसके एग्जाम्पल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। मेरे ख्याल से आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल और चीजें समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंडोस्कोपी बोलते हैं ना इसको, एंडोस्कोपी, मरीचिका या मरीचिका बोलते हैं ना, ये मरीचिका बोलते हैं, मरीचिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण हो गया। अब हमारे पास आता है क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, देखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आप टेंशन मत लीजिएगा, सबसे पहले एक एक से सब चीज को डील करता हूं। ये जितना भी है पहले थ्योरी पूरा कंप्लीट कर देता हूं और उसके बाद पूरा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आपको कठिनाई होगी ही नहीं, इसके प्रकाश से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है ना। तो सबसे पहले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना, क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, चलेगा। तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश को, है ना, बहुत इजी लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज में समझो, बड़ा इजी, जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है, ये क्या है, आपके पास प्रिज्म है ना, क्या है प्रिज्म, और यहां से मैंने कोई लाइट लिया हूं, क्या लिया हूं मैंने, यहां से कोई लाइट, क्या लिया हूं, लाइट। लाइट का कलर जो रहता है व्हाइट, कैसा रहता है ये, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट कलर की रहती है, ठीक है। तो जैसे मैं यहां प्रकाश को क्या करूंगा, पहले आपतित करूंगा, क्या करूंगा, प्रकाश को आपतित करूंगा, क्या करूंगा, प्रकाश को आपतित, इस टाइप से, ठीक है। ये क्या करूंगा, प्रकाश को आपतित करूंगा। सबसे पहले मैं कहां करूंगा आपतित, प्रिज्म पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रिज्म पर क्या करूंगा, आपतित किरण, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण, ध्यान समझो, समझ आ जाएगा, किरण, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से जब इससे प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित होगा, क्या होगा, अपवर्तित, देखिए समझो, आएगा समझ, यहां से इस टाइप से प्रकाश अपवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपवर्तित होगा, ठीक है। ये इस टाइप से क्या होगा, प्रकाश अपवर्तित होगा, क्या होगा, अपवर्तित होगा, होगा अपवर्तित। सेकंड में क्या होता है भाई साहब, पहले हमने आपतित किए, फिर क्या किए, ये अपवर्तित हुई, क्या हुई, अपवर्तित, या बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड, है ना। उसके बाद क्या होगा, यहां से निकलेगा, जब निकलता है इसको बोलते हैं निर्गत, क्या बोलते हैं, निर्गत। ये अलग अलग कलर में निकलेगा। सबसे पहले कौन सा रहेगा, यहाँ पर रेड कलर, फिर हल्का सा ऑरेंज कलर, इस टाइप से थोड़ा थोड़ा, तो इस टाइप से कलर बढ़ते जाएगा, है ना। यहाँ देखिएगा 7 कलर में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितने कलर में बढ़ जाएगा, ये 7 कलर में बढ़ जाएगा। तो कितना हुआ, 5, 6, और ये एक बैगनी कलर ले लेता हूँ, 7, ठीक है। तो कितने कलर में बढ़ जाता है ये, 7 कलर में। इसको बोलते हैं हम लोग निर्गत, क्या बोलते हैं इसको, निर्गत, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, निर्गत।
देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर प्रकाश क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश क्या होता है, इस टाइप से भी पहले क्या होता है, ये इस टाइप से अपवर्तन होता है ना। यहाँ क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। ये तो वर्ण विक्षेपण बोल दो इसको, इसके में क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण बोल सकते हो इसको आप लोग, है ना। ये और ये जो हो रहा है फिर ये ऐसे जाएगी, है ना। तो जिसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन। ठीक है, यहाँ अपवर्तन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगी, निर्गत होगी, और यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, ये विक्षेपित हो जाएगा कलरों में। अब कौन से कलर में होता है, ठीक है। अपवर्तित और होता है निर्गत। तो यहाँ पर बोल सकते हो ये अपवर्तित है। क्या है ये, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है, अपवर्तित। ठीक है, अपवर्तित किरण है, या इसको बोलते हैं, ये इंसिडेंट हो गई तो हो गया रिफ्लेक्टेड। क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग रे बोल सकते हो इसको आप, है ना। और ये हो जाएगा निर्गत को बोलते हैं एनर्जेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कलर में ही क्या हो जाएगी, जैसे कलर में बढ़ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, प्रकाश का आपने आपतित किए। ठीक है, फिर इसका क्या होगा, इसको ब्लेंड, इसमें क्या होगा सबसे, उसके बाद आप अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन। फिर यहाँ से जो प्रकाश निकलता है इसको बोलते हैं निर्गत, और ये पूरे 7 कलर में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं, इसके लिए ट्रिक याद कर लेना, विबग्योर। क्या याद कर लेना, विब। इसके लिए ट्रिक है अपने पास विबग्योर, है ना, विबग्योर। ये निर्गत। कभी कभी प्रकाश जो होता है ये किस टाइप से, प्रिज्मा से किस टाइप से, मतलब ये इसकी पूरी घटना पूछ लेता है। पहले क्या होगा, आपतित होगा, फिर अपवर्तित होगा, फिर निर्गत होगा, फिर वर्ण विक्षेपित होगा, है ना। मतलब प्रकाश का देखो, किसी कांच या किसी प्रिज्म से जब हम निकालते हैं या उसके ऊपर से क्या करते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से पास करवाते हैं या गुजारते हैं, तो क्या होता है, वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर इस टाइप से आप एक ट्रिक याद कर लेना, तो प्रकाश कैसे हो जाएगा, यहाँ पर इस टाइप से विबग्योर। ठीक है, ये ठीक है, या फिर आप उसको हिंदी में बोलते हैं ना, बैजानी। बैजानी, बैजानी, हैप्पी नाला। ठीक है, इस टाइप से आपकी हिंदी में भी ट्रिक है। तो देखिएगा, सबसे पहले इससे होता है वायलेट। क्या होगा, वायलेट। इंडिगो, क्या होगा, इंडिगो। ब्लू, कैसा होगा, ब्लू। ग्रीन, येलो, कौन सा होगा, येलो। ऑरेंज, कैसा होगा, ऑरेंज। और यहाँ होगा रेड। क्या होगा, रेड। उसी प्रकार से बैगनी, क्या होगा, बैगनी। जामुनी, हाँ, जामुनी। नीला, हरा, पीला और नारंगी। और क्या होता है, लाल। ये आपको इसका सीक्वेंस भी याद रखना है, फिर किस टाइप से इसको अरेंज करना है। सबसे नीचे विबग्योर, मतलब नीचे से लेना है आपको। ठीक है, ये ऐसा कलर जाता है, रेड है, ये ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और ये रहता है वायलेट। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनकी ट्रिक भी याद कर सकते हो, लेकिन एकदम सीक्वेंस है। ठीक है, अब आपको बोलेगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस कलर में होगी, है ना। एनर्जी किस कलर में होगी, तो आप बोलोगे वायलेट में। सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगी, तो आप बोलोगे वायलेट में। ठीक है, सबसे ज्यादा आवृत्ति किस में होगी, तो फिर भी वायलेट में। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस में होगा, तो रेड में। जिसमें फैलने की क्षमता कम, तरंग दैर्घ्य अधिक। जिसमें फैलने की क्षमता अधिक, तो उसमें आवृत्ति अधिक। ठीक है, सबसे कम प्रकीर्णन भी बोलेगा, है ना, प्रकीर्णन भी बोलेगा, सबसे कम प्रकीर्णन भी बोलोगे, तो आप बोलोगे रेड। रेड मतलब प्रकीर्णन मतलब ये होता है फैलना, तो सबसे कम किसमें होता है, रेड में।
सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी? वायलेट में। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको बताओ कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? नीला थोड़ा सा, है ना, नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वैसे तो फैलने की क्षमता इसकी अधिक है, ये दिखना चाहिए, लेकिन इस टाइप से नीला दिखाई देता है। और हमारी आंखों की जो सेंसिटिविटी है ये ब्लू कलर में थोड़ा सा अधिक है, इसलिए वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो बात समझ आ गई आपको कि भाई, हाँ चलो ये तो समझ आएगा आपको कि इस टाइप से कलर आता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो आप बोल दोगे ना कि जब कोई प्रकाश की किरण को हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो ये जब ये पूरी एक लाइट का पूरा बंडल रहता है तो ये कैसी कलर रहती है? व्हाइट कलर रहता है। तो यहाँ पर सेकंड क्या होता है? अपवर्तित होता है। कौन सी घटना होती है यहाँ पर? अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की होती है। और उसके बाद ये निर्गत होता है, निर्गत। ठीक है, निर्गत होने के बाद क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? विक्षेपण। और विक्षेपित कितने कलर में होती है? 7 कलर में। कितने कलर में होती है? 7 कलर में। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी? तो सबसे ज्यादा फैलने की क्षमता किसमें होगी? वायलेट में। सबसे ज्यादा एंगल भी कौन मोड़ता है? तो कौन बोलेंगे? वायलेट कलर ही। सबसे कम एनर्जी किसमें होगी? तो रेड कलर में। सबसे कम फैलेगा कौन? तो रेड कलर। सबसे ज्यादा फैलेगा कौन? तो वायलेट कलर। इसकी अकॉर्डिंग आपको कोई भी अगर कलर का सीक्वेंस देते तो इस टाइप से होगा। एक और एक चीज इसमें बता देता हूँ, वो भी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में एक चीज और बता देता हूँ। देखिएगा क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में। मान के चलिए आपने एक, ये हमारे पास एक क्या हुई है? ये प्रिज्म हो गया। क्या हो गया? प्रिज्म हो गया। ठीक है, यहां से कोई व्हाइट कलर की लाइट गई, मतलब जो व्हाइट कलर की लाइट, मतलब इसमें सारे कलर की जब लाइट मिक्स हो जाती है ना तो वो व्हाइट कलर की बनती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस पे जब इसको हम प्रिज्म पे डालेंगे, क्या करेंगे? प्रिज्म पे जैसे ही हम लोग इसको इंटर करवाते हैं तो ये अलग अलग कितने कलर में विभाजित हो जाती है? 7 कलर में विभाजित हो जाती है। प्रकाश किसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्या करूंगा? एक प्रिज्म को ऐसा उल्टा लगा दूंगा। कैसा लगा दूंगा? ऐसा उल्टा, है ना। इसके जस्ट सामने में प्रिज्म को क्या लगा दूंगा? इसका इन्वर्टेड में लगा दूंगा। तो क्या हो जाएगा? अब प्रकाश की किरण, ठीक है, ये अब प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी, पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको प्रकाश की ऐसा लगा दिया, एक प्रिज्म दूसरा वाला, ये ए प्रिज्म मान लो, ये बी प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म है? ये बी प्रिज्म है। ठीक है, तो जैसे ही बी प्रिज्म है और ये ए प्रिज्म है, तो पता है जब इससे जाएगी ना तो फिर से क्या हो जाएगी? ये सिकुड़ जाएगी और एक ही लाइट बनाएगी और फिर से क्या बना देगी? व्हाइट। ठीक है, तो अगर दो प्रिज्म है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में रखे हैं तो ये जैसी लाइट गई थी वैसी ही लाइट बाहर निकलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया हुआ। अब मैं इसी से बेस एक इंद्रधनुष की घटना भी आपको समझा देता हूं। वैसे टाइम कितना हुआ देख लेता हूं। चलो थोड़ी देर टाइम है, बढ़ा देता हूं, 2-4 चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं इंद्रधनुष का बनना, है ना, रेनबो किस टाइप से बनती है वो देख लीजिएगा। ठीक है, इंद्रधनुष कैसे बनती है ध्यान समझो। रेनबो, इंद्रधनुष, है ना, कैसी होती है घटना समझो। क्या होता है कि जब भी आपके पास यहाँ बहुत सारे धूल के कण है, क्या है? ये धूल के कण है, बहुत सारे धूल के कण है। ठीक है, यहाँ पर कोई पानी है, क्या है? पानी की बूंदे है, क्या है? पानी की बूंदे। और यहां से कोई होकर क्या जा रहा है? प्रकाश जा रहा है। क्या जा रहा है? प्रकाश जा रहा है। तो जब कोई प्रकाश की किरण, है ना, जब कोई प्रकाश की किरण धूल कण में, धूल कण जो रहते हैं, मिट्टी रहती है, धूल कण रहते हैं, उसके बीच में से, है ना, मतलब इस ओस, मतलब इस पानी की बूंदों से जैसे आर पार होगी तो क्या हो जाएगी? ये अलग अलग कलर में क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? इंद्रधनुष का बनना। लेकिन इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मतलब सारे धूलकण रहेंगे, धूलकण के साथ साथ क्या रहेगी? पानी की बूंदे रहेगी, और इस पानी की बूंदे से क्या हो जाएगा? ये एक प्रिज्म के रूप में काम करेगा, प्रिज्म जैसे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर चीजें कैसे हो जाएगी? डेंस हो जाएगी। ठीक है, जब डेंस हो जाएगी तो इसमें से क्या होगा? प्रकाश जैसे ही गुजरेगा तो वो अलग अलग क्या कर देगा? विभाजित कर देगा इसको। ठीक है, विभाजित कर देगा या वर्ण विक्षेपित कर देगा कलर में। ये इंद्रधनुष की घटना होती है। लेकिन कभी भी सूर्य
12 बजे मतलब दोपहर के 12 बजे में कभी भी आपका इंद्रधनुष की घटना नहीं घटित होगी, है ना। जब भी इंद्रधनुष बनेगा हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनेगा। किसकी दिशा में बनेगा? सूर्य के विपरीत दिशा में। कभी भी सीधी रेखा में यदि सूर्य है तो कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर होगा। तो आप बोल सकते हो कि इंद्रधनुष कैसे बनती है, तो आप बोलोगे जब भी धूल कण मिट्टी रहते हैं, है ना, और वहां पर कुछ पानी की बूंदे जो रहती है गोलाकार हो जाती है, उसमें से होकर यदि प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश को क्या कर लेता है? वर्ण विक्षेपित कर लेता है या अलग अलग कलर में डिस्पर्सन कर लेता है, जिस कारण से रेनबो दिखाई देती है। ये कभी भी दोपहर के 12 बजे नहीं दिखाई देगा। कभी भी सूर्य सीधी रेखा में है तो इंद्रधनुष नहीं बनेगी, वो हमेशा विपरीत दिशा में ही बनेगा। ठीक है, और ये सारा चीज 1600 हाँ 1666 में न्यूटन ने बताया था सारा चीज, है ना, इसके बारे में। या फिर बोल सकते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण पानी की बूंदों से होकर गुजरता है तो वो अलग अलग कलर में विभाजित हो जाता है। इसी घटना को रेनबो बोलते हैं। ठीक ठीक है, चलेगा इंद्रधनुष को बनना। आप प्रकाश का प्रकीर्णन देखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि देखो हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में बहुत सारे धूल कण मिट्टी छोटे छोटे कण है, पार्टिकल्स है। तो जब उसमें क्या होता है, उसमें से जब प्रकाश होकर गुजरता है ना, वो प्रकाश को क्या कर देता है? फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। ये फैलाने वाली ही घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रहेगा। तो आप लिख लेना कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जहां धूल कण या छोटे कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश को फैला देता है, इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम से गुजरेगी कि जहां पर बहुत सारे धूल के कण मिट्टी छोटे छोटे स्मॉल कण होंगे, तो वहां से जब प्रकाश की किरण गुजरेगी तो प्रकाश को क्या कर देता है? धूल कण मिट्टी फैला देता है। इस फैलाने वाली घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इसका एग्जाम्पल पूछते हैं, वो देखते हैं। चलो एग्जाम्पल बता देता हूँ यहीं पर। चलेगा, एग्जाम्पल देखिए इसका। सबसे पहले क्या बता दूंगा मैं आपको कि जब आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। दूसरा पॉइंट, आकाश का नीला दिखाई देना हो गया। हाँ, समुद्र का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना। ठीक है, अब बोलना चाहिए भैया सबसे ज्यादा डिस्पर्सन किसका होता है? तो आप बोलोगे वायलेट कलर का। तो फिर आपका ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है हमारे आंख के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्या होता है हमारे पास? ये समुद्र को नीला दिखाई देना हो गया। सूर्योदय और सूर्यास्त से
पहले लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना, ये किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश का प्रतिबिंब का। ठीक है, चलेगा। तो होपफुली आपको प्रकाश का प्रतिबिंब भी समझ आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी धूल कण मिट्टी वाले माध्यम से गुजरती है तो वो क्या हो जाती है? बिखर जाती है ना, बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रतिबिंब। इसके एग्जाम्पल है आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, तुम्हारा सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले तुम्हारा सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब आता है हमारे पास विवर्तन। क्या आता है? विवर्तन। इसको भी समझ लीजिएगा, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है देखिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण, है ना, ये कोई, है ना, ये देखिए, ये कोई एक समझ लीजिए घर का दरवाजा है, ये दीवार है, इस दीवार में आज छोटा सा छेद है। क्या है? छोटा सा छिद्र है। तो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण अत्यंत छोटे छिद्र से होकर गुजरता है ना, यहां समझ लीजिएगा ये कोई प्रकाश की किरण है। क्या है? प्रकाश किरण है ना, प्रकाश की किरण है। तो जब कोई प्रकाश की किरण अत्यंत छोटे छिद्र या छोटे से होल से जब गुजरता है तो वो क्या हो जाती है? अत्यधिक विचलित हो जाती है बोलते हुए, या फिर अत्यधिक मुड़ जाती है ना, है ना। कैसे हो जाएगी? मुड़ जाएगी। मतलब उसको जाना था ऐसा, लेकिन क्या हो जाएगी? एकदम तीक्ष्ण मुड़ जाएगी। जाना था ऐसा, घर में देखेंगे बहुत बार आपने कि हाथ की किरण ऐसी है लेकिन मुड़ जाती है ऐसा। तो जितना छोटा छिद्र रहेगा, जितने छोटे छिद्र से प्रकाश पास होगा तो वो उतना ही क्या हो जाएगी? मुड़ जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हो कि जब कोई प्रकाश किरण अत्यंत छोटे छिद्र से होकर गुजरती है तो वो क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या अत्यंत मुड़ जाती है, या अपने मार्ग से थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन। सीधी बात, न बकवास। क्या बोल सकते हो? जब कोई प्रकाश की किरण अत्यंत छोटे छिद्र से होकर गुजरती है तो क्या हो जाता है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या झुक जाती है ना। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, चलेगा। तो मैंने आज आपको प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन की दोनों घटनाएं बता दिया था। परावर्तन इससे पहले मैंने पढ़ा दिया था, इससे पहले एक लेक्चर देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको पूर्णांतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, इनके बारे में अच्छे से समझा दिया हूँ। विवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बता दिया हूँ, वर्ण विक्षेपण बता दिया हूँ, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, पूर्णांतरिक किसे कहते हैं, इनके बारे में, है ना, विवर्तन के बारे में बता दिया हूँ। तो अब हमारे पास जो बचा है, अब जो हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर लेंगे उसमें अब हम लेंगे दर्पण से रिलेटेड। ठीक है, किससे रिलेटेड? दर्पण और लेंस से रिलेटेड। ठीक है, लेंस, दर्पण, इनके बारे में पढ़ेंगे इसके बाद वाला चैप्टर में। आप इससे पहले जितना भी वो देख लीजिएगा। अब इसके बाद में जितनी भी दर्पण से रिलेटेड है, लेंस से रिलेटेड है, वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा। और उसके बाद एक और लेक्चर आएगा, क्योंकि मैं इसको सेपरेट ही रखना चाहता हूँ। इसको, ये तुम्हारा थ्योरी बेस चैप्टर है ना, लाइट के जो जितने भी थ्योरी बेस है उसको अलग रखना चाहता हूँ। और एक से दो लेक्चर मेरा सिर्फ न्यूमेरिकल बेस रहेगा, है ना। उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा प्रकाश से रिलेटेड, जिसमें अपवर्तनांक निकालना रहेगा, जिसमें हमको दर्पण सूत्र का यूज करके दर्पण निकालना पड़ेगा कि फोकस क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, ये सारी चीजें लेंस के बेस में। और मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर के बारे में भी समझेंगे, दर्पण लेंस के बारे में भी समझेंगे, पावर ऑफ लेंस के बारे में समझेंगे। ठीक, तो इन चीजों में मैं एक से दो लेक्चर वो उसी का लूंगा, किसका? सिर्फ न्यूमेरिकल का। तो आपका न्यूमेरिकल एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर आपने ये पूरा दोनों लेक्चर देख लोगे तो ये जितनी भी इस तरह प्रकाश से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो तो क्लियर हो ही जाएगी। और इसके बाद में एक पढ़ाऊंगा दर्पण और लेंस, उसके जितने भी चिन्ह परिपाटी है ऐसे ही आपको चुटकियों में याद करवा दूंगा। ठीक है, प्रकाश आपको कहीं भी टफ नहीं लगेगा, आप आगे वाले बच्चों को पढ़ा भी सकते हो, बता भी सकते हो अगर आप मेरे लेक्चर को देखते हो। धन्यवाद, थैंक यू।